हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है। आज हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे किसी पॉइंट पर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां हम बात करते हैं द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, at a point due to a dipole। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा हमने वहां पे किया था कि हमने क्या लिया था कि एक डाइपोल लिया था, उससे r दूरी पर एक पॉइंट इमेजिन किया था। तो सिमिलरली हम यहां भी ऐसा ही करेंगे। हम जो z एक्सिस है, इस z एक्सिस के अलोंग एक डाइपोल लेते हैं। लाइक अगर मैं इसको z एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है, ये y एक्सिस, ठीक है। तो यहां से मैं ये यहाँ पे सपोज प्लस q चार्ज है और ये यहाँ पे माइनस q चार्ज, ठीक है, प्लस q एंड माइनस q। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। ठीक है, डाइपोल की ये परिभाषा है कि अगर दो आवेश परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश अगर किसी अल्प दूरी पे रखे गए हैं तो उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने यही किया है। प्लस q और माइनस q दोनों परिमाण में समान है लेकिन इनकी प्रकृति जो है वो प्रकृति दोनों की विपरीत है। अब यहां से इस डाइपोल से ये हमारा मूल बिंदु O है, ओरिजिन, ठीक है। यहां से थीटा एंगल बनाते हुए r डिस्टेंस पे हम किसी पॉइंट का इमेजिनेशन करते हैं, दैट इज P, ठीक है। r दूरी है और थीटा एंगल यहां पे बनाते हुए ये, ठीक है। इसके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे y और z, क्योंकि ये x y z प्लेन में है, दैट इज वाई इसके कोऑर्डिनेट्स y एंड z होंगे और ये इसकी जो डिस्टेंस है वो है r। ये यूनिट की बात करता हूं तो दैट इज r कैप। अब यहाँ पे हम देखें तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे E वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है और इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये यहाँ पे ई आर और एंगल बनता है ई अल्फा। और अगर थीटा की बात करें तो यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थीटा इस डायरेक्शन में होती है और यहाँ पे ये है पी आर और थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहां देखें तो इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विभव का मान भी यहाँ पे होगा। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहां हम देखेंगे कि इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है।
तो यहां हम लिखेंगे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, और वो हमने कैलकुलेट किया था V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट किया था। अब अगर हम यहां देखें तो बिंदु P पर अगर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो यहां पे होगी E माइनस डेल वेक्टर V। अब यहां जो डेल वेक्टर है इसको हम लेंगे गोलीय निर्देशांकों के रूप में, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे गोलीय निर्देशांकों में, और वहां हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल होता स्थिति सदिश होता है एंगल थीटा और फाई के टर्म में हम लेते हैं। गोलीय निर्देशांकों में अगर हम बात करें तो दैट इज डेल वेक्टर इक्वल आर केप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा केप अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई केप अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई, ठीक है। ये डेल वेक्टर का मान होता है गोलीय निर्देशांकों के रूप में। ये वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हम देखते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू यहां पे होगा आर माइनस आर कैप डेल अपॉन डेल आर वी प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप अपॉन आर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होती है। गोलीय निर्देशांकों के रूप में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां ई वेक्टर का मान हमारे पास आ गया। अब हम यहां ये देखते हैं कि जो v का मान है, ये v का मान यहां फाई पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए जो डेल v अपॉन डेल फाई है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और केवल ये पोर्शन हमारे पास बचेगा। यानी यहां हम लिखेंगे v का मान फाई पर निर्भर नहीं करता है, अतः डेल v अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू यहां पे रहेगी हमारे पास जो वैल्यू यहां रहेगी वो वैल्यू यहां रहेगी ई वेक्टर इक्वल टू माइनस आर केप डेल v अपॉन डेल आर माइनस थीटा केप अपॉन आर डेल v अपॉन डेल थीटा। ये मेरे पास ई वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब यहां जो ई वेक्टर है इस ई वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आर केप ई आर प्लस थीटा केप ई थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं चूंकि डेल v अपॉन डेल सॉरी यहां ई आर जो है ई आर की वैल्यू माइनस डेल v अपॉन डेल आर होती है और यहीं से जो ई थीटा है ई थीटा की वैल्यू -1 अपॉन आर डेल
v अपॉन डेल थीटा होती है, ये हम जानते हैं। अब ई आर की अगर मैं वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना चाहूं, क्योंकि v का मान मेरे पास है क्या, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहां से ई आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, माइनस डेल अपॉन डेल आर देन केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे मिलती है ई आर इक्वल टू 2 kp cos theta upon r cube, which is our equation number 1. E r equal to kp cos theta upon r cube। और सिमिलरली मैं यहां से मैं ई थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो ई थीटा की वैल्यू सिमिलरली -1 अपॉन आर है हमारे पास, और 1 अपॉन आर है, तो ये केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब मुझे मिल जाएगा। यानी यहां से ये हो जाएगा केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। वी की वैल्यू यहां रखनी है और इसको थीटा के कंपेयर में इसका हमें अवकलन करना है। समीकरण नंबर 2 में इसे कह देता हूं, चूंकि हमारे पास यहां था r केप ई आर प्लस थीटा केप ई थीटा, सो वी हैव राइट हियर द वैल्यू ऑफ ई आर एंड ई थीटा। यहां हम ई थीटा और जो ई आर है, इस ई थीटा और ई आर को की वैल्यूज जो है हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे यहां पे हमारे पास है ई केप इक्वल्स टू आर केप ई आर प्लस थीटा केप ई थीटा। तो यहां से आर केप और ई आर जो है इसकी वैल्यू है मेरे पास 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस थीटा केप इधर kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से मैं चाहूं तो यहां से हम kp अपॉन आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो यहां ये kp अपॉन आर क्यूब कॉमन, यहां बचा आर केप 2 cos थीटा प्लस थीटा केप साइन थीटा, ठीक है, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम बात करें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर हम यहां से देखना चाहें, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मोड ले लेंगे, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा ई वेक्टर मोड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू, हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम यहां से ये वैल्यूज रखेंगे ई वेक्टर मोड ऑफ ई वेक्टर, तो यहां से ये हमें मिलेगा kp अपॉन आर क्यूब एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां इसको हम सोल्व करें तो kp अपॉन आर क्यूब, और यहां से ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो
यहां जो ई वेक्टर है, इस ई वेक्टर को मैं लिखूंगा KP अपॉन RQ अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर हम यहां ये मान लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ER के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे ई थीटा अपॉन ER हो जाता है। ठीक है, यहां हम लैंग्वेज लिखेंगे कि अगर यहां यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ER के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो यहां अल्फा इक्वल टू होगा ई थीटा अपॉन ER, ई थीटा अपॉन ER। तो यहां अगर हम बात करें tan अल्फा, तो यहां ये होगा KP साइन थीटा अपॉन RQ, और अपॉन में इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये RQ अपॉन 2KP cos थीटा। ठीक है, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, और यहां पे tan जो अल्फा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 KP टू KP कैंसिल, और साइन अपॉन cos which is tan थीटा 1/2 tan थीटा। ठीक है, ये tan अल्फा का मान आ गया। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। जो tan अल्फा था उसका भी मान हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता क्या होती है? ठीक है, आवेश की निश्चरता से तात्पर्य है कि इसमें क्या होगा कि हम किसी भी प्रेक्षण बिंदु से अगर हम आवेश को देखें तो हमें उसकी समान मान हमें मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न निर्देश तंत्रों में प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आवेश की मात्रा अगर समान होती है तो इसे आवेश की निश्चरता कहा जाता है। यानी यहां से क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ एस फ्रेम है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इसको दूसरे निर्देश तंत्र में देखें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी एस डैश फ्रेम है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का मान बराबर हमें मिलता है, जिसको हम आवेश की निश्चरता कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो, कैसा भी निर्देश तंत्र हो, अगर हम किसी आवेश को अलग अलग निर्देश तंत्रों से देख रहे हैं तो उसका मान हमें समान दिखाई देता है, समान मात्रा में उसका मान हमें मिलता है, उसी को हम आवेश की निश्चरता कहते हैं। तो इस प्रकार आज ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इनफैक्ट एक छोटी सी परिभाषा भी हमने देखी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोई दो पट्टिकाएं होंगी, उन दोनों पट्टिकाओं को जब एक दूसरे के सापेक्ष हम गतिशील निर्देश तंत्रों में देखें तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक पे बात करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमें उसका आंसर करना है। हमारी बुक में ये जो हमने डेरिवेशन की है, इसकी एक और डेरिवेशन दी रखी है। ठीक है, हम चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन। दोनों हमारे एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी विधि काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।